डॉक्टर जोसेफ गोइबल्स। नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी खूबी एतमाद से झूठ बोलना था। इसे मैन ऑफ मिथ्स भी कहा गया। ऐसे गैर हकीकी वाकयात घड़ता जिनका सुना जाना और दोहराया जाना अच्छा लगता। नौजवानों में नस्ल परस्ती के जज्बात को परवान चढ़ाना और हिटलर को काबिल तकलीद हीरो बनाना या रोल मॉडल के तौर पर पेश करते रहना उसकी जिंदगी का सबसे अहम मिशन बन चुका था। इसीलिए तो हिटलर ने 1933 में जर्मनी का चांसलर बनते ही उसे प्रोपेगेंडा का वजीर बना दिया। मकरू फरेब पर मबनी प्रोपेगेंडे के बायस जर्मनी के हालात यहाँ तक जा पहुँचे कि नौजवान लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप की मुखबरी करते, दोस्तों और रिश्तों के तकद्दुस को भुलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाते, नफरत का इजहार करते और नस्ल परस्ती के जुनून में मुब्तला होकर जाने क्या क्या कर बैठते। हिटलर को छूने की आरजू, हाथ मिलाने की ख्वाहिश और उसे एक नजर देख लेने का ख्वाब उनके जहनों पर सवार रहता। जोसेफ गोइबल्स, जो बाद में डॉक्टर जोसेफ गोइबल्स कहलाया, अपनी इस कामयाबी पर फूले नहीं समाता। हिटलर की थपकियां उसे नए झूठ घड़ने के लिए नया हौसला अता करती। जोसेफ के लिए कहा जाता है कि उसने झूठ को जदीद और साइंसी खतूत पर इस्तेवार किया और ऐसे जारहाना प्रोपेगेंडे की बुनियाद रखी जिसकी मिसाल इससे पहले मगरबी तारीख में कहीं नहीं मिलती। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जोसेफ गोइबल्स सिर्फ एक दिन के लिए जर्मनी का चांसलर भी रहा। इटली में मार्कोनी रेडियो इजाद कर चुका था और मगरिब में फिल्मी अक्सबंदी की बुनियाद पड़ चुकी थी। जोसेफ ने इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। नाजियों के झूठ, जबर और जारहाना अज़ाइम पर मबनी इक़दामात ही 1939 में दूसरी जंग अजीम का बायस बने। पोलैंड और फिनलैंड पर कब्जे के बाद जोसेफ गोइबल्स ने देखते ही देखते डेनमार्क की सरहदों पर ताकतवर फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमीटर नस्ब किए और अपने प्रोपेगेंडिस्ट को मोहब्बत भरे पैगाम मुसलसल नशर करने की हिदायत दी। यूं गोया डेनमार्क वालों के लिए मोहब्बत और अमन के गीत यूं गाए जाने लगे जैसे इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई नया रोमांस शुरू हो गया हो। ठीक 2 रोज बाद जर्मन रेडियो ने अपना पैंतरा बदला और कहना शुरू किया कि हम 2 रोज से मोहब्बत के नगमे अलाप रहे हैं, जबकि डेनमार्क हुकूमत हमें कोई एक खैर सगाली का पैगाम तक नहीं भेज रही। क्या दोस्तों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? जर्मन रेडियो ने शिकवों और शिकायतों से आगाज किया और शदीद नफरत पर मबनी अपनी नशरियात को इश्तियाल अंगेजी तक जा पहुंचाया और फिर देखते ही देखते डेनमार्क पर हमला किया और इसे भी हड़प कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि उधर डेनमार्क के लोग खुद अपने हुक्मरानों ही को गालियां देने लगे कि हिटलर ने तो बड़ी मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना चाहा था, मगर ये हमारे हुक्मरान ही कमीने निकले। इस नई फतह पर हिटलर का थपकी वाला हाथ जोसेफ गोइबल्स पर आता और उधर वो धोखाधही का एक और मंसूबा तैयार करने लग जाता। वाज़ेह रहे कि मकरू फरेब पर मबनी प्रोपेगेंडे का ये अंदाज कमो बेश इन तमाम ममालिक पर आजमाया गया जिन पर कब्जा करना मकसूद था। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जर्मनी दुनिया को ताराज करता हुआ, फतूहात के रिकॉर्ड बनाता हुआ आगे बढ़ता रहा। पोलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और जाने कौन कौन सी मुमलिकतों को रोंदता हुआ चला गया। मगर फिर क्या हुआ? झूठ को आखिरकार शिकस्त हुई और शिकस्त भी इबरतनाक। जर्मनी रूस की बर्फानी दलदल में फंसा और जलील हो गया। हिटलर ने खुदकुशी कर ली। 2 दिन बाद डॉक्टर जोसेफ गोइबल्स ने पहले अपने बच्चों को जहर दिया, फिर मियाँ बीवी ने अपने आप को गोली मार ली। जर्मन गुलामों से बदतर हो गए। जर्मन औरतें कनीजें और बांदियां बना ली गईं। मगरिब समेत दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा अमवात हुई। इस जंग का इख्तिताम हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराने के बाद हुआ, जिसमें एक लम्हे में 2 लाख से ज्यादा हलाकतें हुई। आज कोई भी जर्मन हिटलर को जर्मन नहीं मानता। इटली का हुक्मरान मुसोलिनी भी इसी ओहदे का एक फाशिस्ट और हिटलर का हमनवा था। उसे लोगों ने कब्र से निकालकर उसकी लाश को सड़कों पर घसीटा। इस वीडियो का मकसद अपने नौजवानों को ये बताना भी है कि वो सियासत में जिसे चाहें उसका साथ दें, मगर झूठ और नफरत से गुरेज करें कि इसी में आफियत है।